संतुलित आहार क्या होता है? लिखो। ऐसा आहार, संतुलित आहार के बारे में लिखा रहे हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में सम्मिलित हो उचित मात्रा में सम्मिलित हो। फिर से बोल रहे हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में सम्मिलित हो, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। उसे संतुलित आहार कहा जाता है। कृति का काहे नहीं ज्वाइन हो रहा है? एक सेकंड। वो दूसरा लिंक पे क्लिक कर रही है क्या? मंजू बोलो कितना लिखी। ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में या अनुपात में सम्मिलित हो संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार कहलाता है। फिर से बोल रहे हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में सम्मिलित हों पोषक बोलते हैं उसको संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है। जैसे जैसे सर आवाज नहीं आ रहा है। अभी भी आवाज नहीं जा रहा है? नहीं, कम आ रहा है, कम। अब से आवाज। संतुलित आहार लिख करके है। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व अनुपात में सम्मिलित हों, उसे पोषक आहार कहा जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है। जिसमें सभी पोषक तत्व हो। पोषक तत्व मतलब पोषक तत्व मतलब ठीक। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में सम्मिलित हों, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो पोषक तत्व मतलब कोई एक आदमी बोलो। विटामिन भी सही मात्रा में हो, प्रोटीन भी सही मात्रा में हो। ठीक है। तत्व मतलब हर एक चीज जो शरीर को रिक्वायरमेंट है, वो सारा चीज उसमें रहना चाहिए। ठीक है। तो उसको हम लोग संतुलित आहार कहेंगे। अगर यही संतुलित आहार बच्चा को पाता है शुरू से, तो उसमें क्या होती है, कमी हो जाती है पोषक तत्वों की, और शरीर में बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है, या उसको क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द आता है कुपोषण। वह कुपोषण का बच्चा शिकार हो जाता है। जब बच्चे को सही तरीके से संतुलित आहार सही समय पर नहीं मिलता है, तो बच्चा किस चीज का शिकार हो जाता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। और फिर शारीरिक रूप से वो कमजोर हो जाता है, या फिर मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसलिए बच्चों को संतुलित आहार देना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पौष्टिक आहार पौष्टिक आहार बच्चों
पौष्टिक आहार बच्चों को ही देना आवश्यक है। बच्चों पौष्टिक को आहार बच्चों को शुरू से ही देना आवश्यक है, क्योंकि उसे सही मात्रा में पोषक तत्व यदि से सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलता है तो वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो वह कुपोषण का शिकार आता है। हो गया। कुपोषण के शिकार से कुपोषण के शिकार से बच्चों को बचाने के लिए कुपोषण के शिकार से बच्चों को बचाने के लिए भारत सरकार ने इस बचाने के लिए भारत सरकार ने स्कूलों में भारत सरकार ने स्कूलों में 2004 ईस्वी से 2004 ईस्वी से मिड डे मील योजना की शुरुआत की। मिड डे मील योजना की शुरुआत की। 4 पे अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मिड डे मील कब से चल रहा है? क्या मिड डे मील, मिड डे मील मिड डे मील दिख रहा है बोर्ड? हाँ दिख रहा है। मिड डे मील, हाँ, मिड डे मील योजना की शुरुआत की, जिसके तहत सभी सरकारी विद्यालयों में सभी सरकारी सभी सरकारी विद्यालयों में, आवाज आ रही है ठीक से? हाँ कम हो गया आवाज? ठीक है। नहीं जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में, हाँ ठीक है ठीक है। तुम लोग सुनाई दे रहे हैं ठीक से? हाँ आवाज आवाज कम नहीं ना हुआ है? एक कॉल आ गया था। तहत सभी सरकारी विद्यालयों में उच्च प्राइमरी स्तर तक उच्च प्राइमरी स्तर तक उच्च प्राइमरी स्तर तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को पढ़ने वाले सभी बच्चों को दोपहर के समय दोपहर के समय समय संतुलित आहार दिया जाता है। संतुलित आहार दिया जाता है। संतुलित आहार दिया जाता है। हो गया। अब एक टेबल बनाओ और लिखो, उसमें 3 कॉलम बनाओ। 2 ही कॉलम में काम चल जाएगा। 2 ही कॉलम बनाओ। एक टेबल बनाओ, 2 कॉलम बनाओ। इसमें एक साइड लिखो आयु, एक साइड में लिखो आयु, दूसरे साइड में लिखो कैलोरी। कैलो कैलोरी ऊर्जा, ब्रैकेट में लिखना है ऊर्जा। कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन, ऊर्जा
प्रतिदिन। ऊर्जा को ब्रैकेट में बंद बंद कर देना। ठीक है। अब आयु के नीचे लिखो 10 से 12 वर्ष। 10 से 2000 कैलोरी। कैलोरी के नीचे 2000 कैलोरी। ठीक है, 1000 कैलोरी। अब आयु के नीचे 12 से 14 वर्ष। 12 से 14 वर्ष। आयु के नीचे 12 से 14 वर्ष। वर्ष के बच्चों को कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए प्रतिदिन? तो 2200 कैलोरी। 200 2200 कैलोरी। 100 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट नीचे 14 से 16 वर्ष। 16 वर्ष। 14 से 16 वर्ष कितना चाहिए? 2600 कैलोरी। 600 कैलोरी ऊर्जा। 2600 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन चाहिए। किसको? 14 से 16 14 वर्ष। से 16 साल के बच्चों को। 16 से 18 वर्ष। 16 से 18 वर्ष। 16 से 18 वर्ष इसके लिए लिख लो 3000 कैलोरी। 3000 कैलोरी। 3000 कैलोरी। बच्चा क्या हो जाता है? 18 वर्ष अगर उम्र पूरा हो गया तो उसको हम बोलते हैं, अरे वो वोट दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या हो गया ये बच्चा? वयस्क हो गया। क्या हो गया? वयस्क। तो वयस्क हो गया तो वयस्क को कितना चाहिए कैलोरी ऊर्जा डेली? वयस्क। वयस्क को ऐसे तो रेंज लिखा हुआ है 2500 से 4000। 2500 से 4000 कैलोरी ऐसे ही रेंज में लिख लो। 2500 से 4000 कैलोरी वयस्क के लिए। लिख लिए? हाँ। वयस्क के लिए कितना ऊर्जा? कितना ऊर्जा वयस्क के लिए? 2500 से 4000। 2500 से 4000। अब वयस्क जब खत्म हो जाता है तब क्या बनता है आदमी? जवानी जब खत्म हो जाता है तो क्या अवस्था आती है? 60 से 75 वर्ष का आदमी को कहेंगे वृद्ध। वृद्ध। कितना ऊर्जा चाहिए? ज्यादा नहीं, 2300 किलो। 2300 कैलोरी ऊर्जा। लेकिन हम 60 से लिखे हैं। 60 से 75 2300 कैलोरी। ठीक है, यानी जितना ऊर्जा 15 से 16 साल उतना ही ऊर्जा एक वृद्ध को भी चाहिए। ठीक है, 2200-2300 कैलोरी। ठीक। ठीक है। अब ये बताओ कि भोजन तुम लोग कितना प्रकार से बनाती है? भोजन पकाने के कितने तरह की विधियां हैं? नेक्स्ट टॉपिक, भोजन पकाने की अलग अलग विधियां।
भोजन पकाने की अलग अलग विधियां। मंजू, प्रीति, राखी, जूली। चंदन कहाँ रह गया? नीलम नहीं है। भोजन पकाने की अलग अलग विधियां। भोजन पकाने की अलग अलग विधियां। कौन सी विधि है? बताओ जी, तुम लोग कैसे कैसे बनाती है? देखो, पहला उबाल कर। पहला कौन सा? उबाल कर। तो उबाल कर जो बनाती है, तो उबाल कर जो बनाती है भोजन, उसमें क्या क्या उबालती है, जरा बताओ तो। उबाल कर जो भोजन पकाती है, इसमें क्या क्या बनाती है? उबाल कर पानी क्या क्या चावल भोजन बनता है? चावल और पानी। चावल दाल। चावल दाल आलू। मक्का को भी उबाल कर बनाया जाता है। अंडा को भी उबाला जाता है। शकरकंद को भी उबाला जाता है। उदाहरण में लिख लो। चावल दाल आलू, मक्का, अंडा, शकरकंद। उबाल कर क्या क्या बनाते हैं हम लोग? चावल दाल आलू, मक्का, अंडा, शकरकंद। ठीक है, पहली विधि। दूसरी विधि, कच्चा हम लोग क्या भोजन खाते हैं? कच्चा। दूसरी विधि भोजन का है कच्चा। कच्चा हम लोग क्या क्या खाते हैं? फल। कच्चा भोजन कौन कौन सा होता है? उदाहरण के लिए लिखो। सलाद। टमाटर, सलाद में खाते हो ना। हाँ। मूली, गाजर, खीरा। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं, सलाद आइटम, है ना। कच्चा हम लोग खाते हैं, प्याज भी हम लोग कच्चा खाते हैं सलाद में। प्याज, मूली, गाजर। ठीक। तीसरा लिखो, भून कर। भून कर हम लोग जो भोजन बनाते हैं, वो कौन कौन सा भोजन होता है? भून कर। तीसरा है भून कर। जल्दी जल्दी बता, क्या क्या भून के बनाते हैं? भून करके आलू का सब्जी बनाती है। भिंडी। आलू, भिंडी, शकरकंद, चना, मूंगफली और मक्का भून भून करके क्या खाती है? मकई का भुजा कौन कौन खाया है? मक्का। हो गया। आलू, चना, मूंगफली, मक्का, शकरकंद। तो उबालकर हो गया, कच्चा हो गया, भूनकर हो गया। चौथा लिखो, तलकर। 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 तलकर कौन कौन सा भोजन बनता है? आलू को भी तलकर बनाया जाता है, मीट तलकर बनाया जाता है, पापड़ तलकर निकाला जाता है, और क्या क्या? पकौड़ी। पकौड़ी तलकर निकाला जाता है। जो जितना भी तलकर है, उसका वहां पे एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है। चौथा, सेक कर। सेक कर क्या क्या बनता है? सेक कर कौन सा भोजन बनता है? जल्दी बताओ। रोटी, ब्रेड, पिज्जा, पापड़। पापड़ को हम लोग सेक कर भी खाते हैं और तल कर भी खाते हैं। पापड़, ब्रेड, पिज्जा। हो गया। हो गया। अब तो शॉर्टकट में हम पाचन तंत्र बढ़ा दिए थे, लेकिन एक बार दोबारा से पाचन तंत्र में
कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है वो बता देते हैं। नेक्स्ट लिखो पाचन तंत्र, 10 लाइन में इसको खत्म करेंगे। सब बता चुके हैं, खाली बस डेफिनेशन लिखा देंगे, क्या कि डेफिनेशन क्वेश्चन आता है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से। मुंह से। अच्छा, केशव ज्वाइन किया है। पाचन तंत्र लिखो। पाचन का प्रयोजन, पाचन का प्रयोजन आहार के, आहार के गूढ़ अवयवों, आहार के गूढ़ अवयवों, गूढ़ अवयवों, गूढ़ अवयव करने का मतलब क्या? भोजन के अंदर जो तत्व है, गूढ़ अवयवों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि घटकों में, फिर से बोलना होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि को साधारण घटकों में विभाजित कर देना है। पाचन का क्या प्रयोजन है? जो आहार में मौजूद तत्व है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, उसको साधारण घटक में विभाजित कर देना है। उसको क्या करना है? साधारण घटकों में विभाजित कर देना है। ठीक है, हो गया स्टेटमेंट? हाँ। स्टेटमेंट स्टेटमेंट पूरा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ। पाचन क्रिया में, पाचन क्रिया में, पाचन क्रिया में कई क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पाचन क्रिया में कई क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे अंतर्ग्रहण, जैसे अंतर्ग्रहण, कॉमा पाचन, अंतर्ग्रहण, कॉमा पाचन, कॉमा अवशोषण, अवशोषण, कॉमा स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन, स्वांगीकरण एवं निष्कासन, निष्कासन। अब एक नंबर दे करके लिखना है अंतर्ग्रहण, 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 गौ में रेप देना है। अंतर्ग्रहण डैश दो। देखो अंतर्ग्रहण क्रिया के अंतर्गत, अंतर्ग्रहण क्रिया के अंतर्गत भोजन शरीर के अंदर लिया जाता है। अंतर्ग्रहण क्रिया के अंतर्गत भोजन शरीर के अंदर लिया जाता है
यह क्रिया यह क्रिया मुख गुहिका यह क्रिया मुख गुहिका मुख गुहिका मुख गुहिका ब्रैकेट में लिखना जीभ तथा दांत, ब्रैकेट में जीभ तथा दांत के द्वारा होती है। मुख गुहिका में दो पार्ट है, जीभ भी है और दांत भी है। तो उत्तर ग्रहण की क्रिया किसके किसके द्वारा होती है? मुख और मुख जीभ और दांत। मुख गुहिका जिसमें कौन कौन शामिल है? जीभ और दांत। अंतर्ग्रहण की क्रिया किसके द्वारा होती है? मुख गुहिका द्वारा होती है। और मुख गुहिका में कौन कौन सा शामिल है? जीभ और जीभ दांत। ठीक है, उसी में आगे लिखो, दांत क्या करता है? दांत क्या करता है? चारों दांत के बारे में बताए थे ना, इंसीजर का बताए थे, मोलर का बताए थे, प्री मोलर का बताए थे। तो दांत का मुख्य काम क्या है? भोजन को काटना, चबाना, है ना? लिखवाए थे ना पिछली बार। लिखो, दांत भोज्य पदार्थ को दांत भोज्य पदार्थ को काटने, चीरने, पीसने एवं चबाने का कार्य करते हैं। दांत भोज्य पदार्थ को काटने, चीरने, पीसने एवं चबाने का कार्य करते हैं, जबकि जीभ भोजन को लार के साथ मिलाकर निगलने का कार्य करती है। निगलने का कार्य करती है। पूरा हो गया स्टेटमेंट? अंतर्ग्रहण में क्या क्या हुआ? शरीर के अंदर भोजन को जाना है। भोजन कैसे शरीर के अंदर के जाता है? मुख गुहिका के द्वारा जाता है। मुख गुहिका में कौन कौन सा शामिल है? तो जीभ और दांत शामिल है। दांत क्या करता है? चार काम करता है। चार तरह के दांत होते हैं, बताए हैं, वीडियो में पड़ा हुआ है यूट्यूब में। चार तरह के दांत होते हैं। चारों तरह का दांत का अलग अलग कार्य है। एक दांत क्या करता है? काटने का काम करता है। दूसरे प्रकार का दांत क्या करता है? चीरने का काम करता है। तीसरे प्रकार का जो चौड़ी दांत होता है वो पीसने का काम करता है। और चौथा प्रकार का जो है वो चबाने का कार्य करता है। ठीक है, तो चार तरह के दांत होते हैं मुंह में। इन चारों तरह के दांतों का क्या है? अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग कार्य है। जीभ क्या किया? जो भोजन कटा, वहां पे चबाया, पीसा, ठीक है, उसको लार के साथ मिला करके निगलने का काम करती है। कौन? जीभ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, पाचन, दूसरा नंबर। पाचन, देखो, पाचन क्रिया के अंतर्गत भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है। पाचन क्रिया के अंतर्गत भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है। ठीक है, पूर्ण विराम दो। पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होकर पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होकर पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होकर अमाशय और छोटी आंत तक अमाशय और छोटी आंत तक में होती है।
देखो, मुख में कार्बोहाइड्रेट, जूली म्यूट कर लीजिए। मुख में कार्बोहाइड्रेट और 7.5 मीटर लंबी 7.5 मीटर लंबी छोटी आंत में 7.5 मीटर लंबी छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। स्टेटमेंट क्लियर हुआ? पहला प्रोटीन बोल का रहा है कि मुख में कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है। मुख में जो कार्बोहाइड्रेट है वो कुछ मात्रा में पचता है, और बाकी जो 7.5 मीटर का कौन सा छोटी इंटेस्टाइन, छोटी आंत होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी बचता है। जो बचा खुचा कार्बोहाइड्रेट वो, उसके अलावा वसा, उसके अलावा प्रोटीन, ये सारा कहाँ जाके पचता है? छोटी आंत में जाके पचता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग मुख में पचता है, और जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो छोटी आंत में जा करके पचता है। इसके अलावा वसा भी वहां पचता है छोटी आंत में, और प्रोटीन भी पचता है छोटी आंत में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, अमाशय में भोजन अमाशय में भोजन का पाचन शीघ्रता से होता है। अमाशय में भोजन का पाचन शीघ्रता से होता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, भोजन के पाचन में भोजन के पाचन में लार ग्रंथि भोजन के पाचन में लार ग्रंथि, लीवर, लीवर का हिंदी क्या होता है? यकृत। भोजन के पाचन में लार ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय के द्वारा निकले रसों अग्नाशय के द्वारा निकले रसों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अग्नाशय के द्वारा लार ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय के द्वारा निकले रसों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हो गया। आगे लिखिए अवशोषण। अगली प्रक्रिया क्या है? अवशोषण। पाचन के बाद अवशोषण। अवशोषण अवशोषण क्या होता है अवशोषण में? जैसे लिख करके, इस प्रक्रिया में भोजन में पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थों का शरीर द्वारा अवशोषण होता है। शरीर द्वारा अवशोषण होता है। शरीर द्वारा अवशोषण होता है। यह प्रक्रिया आंत में होती है। यह प्रक्रिया
आंत में होती है 7:30 1 बजे तक। आगे लिखो। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण होता है, कि बड़ी आंत में, जबकि बड़ी आंत में जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। आंत कै गो? दो। एक छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, एक बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 छोटी आंत की 5 लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर। तो छोटी आंत, हाँ, छोटी आंत में क्या क्या अवशोषण होता है? छोटी आंत में क्या क्या अवशोषण होता है? बोलो, अभी लिखो। हाँ? छोटी आंत के द्वारा क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या अवशोषण वसा, होता है? प्रोटीन। बड़ी आंत के द्वारा क्या अवशोषण होता है? जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवण। ठीक है। अगली प्रक्रिया है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, ये प्रक्रिया याद रखना जरूरी है, इससे क्वेश्चन बनता है इसी टाइप में, इसलिए दोबारा से लिखवाना पड़ रहा है हमको। स्वांगीकरण, इसमें क्या बोलते हैं स्वांगीकरण को? एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। लिखो। इस प्रक्रिया में भोज्य पदार्थों के पचे हुए इस प्रक्रिया में भोज्य पदार्थों के पचे हुए अंशों के पचे हुए अंशों का जीव द्रव्य में विलयन होता है। विलयन या विलय। पचे हुए अंशों का जीव द्रव्य में विलय होता है। जीव द्रव्य में विलय होता है। भोज्य पदार्थों के पचे हुए अंशों का जीव द्रव्य में विलय होता है। विलय, मिलना। खेल में सामान गिराना, गिरा है के बाद जोन लेकर संदेश में लगा म्यूट करो, किसका खुला हुआ है? मंजू, म्यूट करो। हाँ। विलय होता है। भोज्य पदार्थों के पचे हुए अंशों का जीव द्रव्य में विलय होता है। नेक्स्ट लिखो, निष्कासन। निष्कासन, हम जाएंगे निष्कासन, निष्कासन। इंग्लिश में लिख ला इसका। एक्सक्रीशन, EXCRETION, एक्सक्रेशन। देखो, इस प्रक्रिया में
अपचित भोजन जो पचा हुआ नहीं हो, इस प्रक्रिया में अपचित भोजन मलाशय में जमा होकर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है। मल के रूप में बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन भी कहा जाता है। उत्सर्जन, ठीक है। लिखो, मानव शरीर में कई उत्सर्जी क्षेत्र हैं। मानव शरीर में कई उत्सर्जी क्षेत्र हैं। कई उत्सर्जी क्षेत्र हैं। जैसे वृक्क या गुर्दा। जैसे वृक्क, इसी का दूसरा नाम है गुर्दा। वृक्क ब्रैकेट में गुर्दा। लिखो, वृक्क से यूरिया का निष्कासन होता है। वृक्क से यूरिया का निष्कासन होता है। तो वृक्क या गुर्दा पहला हो गया उत्सर्जी क्षेत्र। दूसरा उत्सर्जी क्षेत्र लिखो त्वचा। दूसरा उत्सर्जी क्षेत्र त्वचा। त्वचा से क्या बाहर निकलता है शरीर के अंदर का? लिखो, त्वचा से अपशिष्ट। त्वचा से अपशिष्ट पसीने के रूप में बाहर निकलता है। त्वचा पसीने के रूप में बाहर निकलता है। हो गया? त्वचा से अपशिष्ट पसीने के रूप में बाहर निकलता है। तीसरा लिखो फेफड़ा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फेफड़ा को क्या बोलते हैं? लंग्स। लिखो, लंग्स फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। हम लोग जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो कहाँ से निकालते हैं? फेफड़ा से। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। हो गया? चौथा लिखो लीवर, यकृत। यकृत करता है कार्य। लिखो, लीवर
अमोनिया को यूरिया में बदलता है। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। और अंतिम उत्सर्जी जो क्षेत्र है लीवर के बाद वो है मलाशय। मलाशय देखो, मलाशय अपचित पदार्थ का मलाशय अपचित पदार्थ का मलाशय अपचित पदार्थ का निष्कासन करता है। मलाशय अपचित पदार्थ का निष्कासन करता है। अगला टॉपिक लिखो, भोजन का संरक्षण। भोजन का संरक्षण। लिखो, खाने पीने की चीजों को खाने पीने की चीजों को खाने पीने की चीजों को शीघ्र खराब होने से बचाने के लिए शीघ्र खराब होने से बचाने के लिए उन्हें संरक्षित किया जाता है। उन्हें संरक्षित किया जाता है, जिसके लिए कई विधियां प्रचलित हैं। जिसके लिए कई विधियां प्रचलित हैं। जैसे जैसे फल एवं सब्जियों को संरक्षित करने के लिए जैसे फल एवं सब्जियों को संरक्षित करने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है। फल एवं सब्जियों को संरक्षित करने के लिए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है। परंतु परंतु पत्तेदार सब्जियां गीले कपड़ों में लपेटकर पत्तेदार सब्जियां गीले कपड़ों में लपेटकर संरक्षित किया जाता है। गीले कपड़ों में लपेटकर संरक्षित किया जाता है। उन्हें रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाता। उन्हें रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आलू, प्याज, लहसुन आदि को आलू, प्याज, लहसुन आदि को नमी से बचाकर खुले में रखा जाता है। नमी से बचाकर खुले में रखा जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखो, कुछ फल एवं सब्जियां कुछ
फल एवं सब्जियां कुछ फल एवं सब्जियां जैसे मिर्च, लहसुन, आम, आंवला, आदि को अचार के रूप में रखा जाता है। आदि को अचार के रूप में रखा जाता है। अचार या अचार? अचार, अचार बोलते हैं, अचार। अचार के रूप में रखा जाता है। कुछ चीजों को चटनी बनाकर कुछ चीजों को चटनी बनाकर भी संरक्षित किया जाता है। कुछ चीजों को चटनी बनाकर भी संरक्षित किया जाता है। किस किस चीज का चटनी बनता है? राखी, राखी बोलो। एक बार स्क्रीन में टच करो, बाएं साइड नीचे कोना में माइक लिखा हुआ है, वहां टच करो, तब आवाज आएगा तुम्हारा। अनम्यूट करना होगा माइक के पास, एक बार टच करेगी तब। हाँ प्रीति, चटनी कौन सी चीज का बनाती है? क्या एग्जाम्पल लिखे चटनी बना करके, कौन सी का रखती है? हम्म, धनिया, पुदीना, धनिया, पुदीना आदि। ठीक है, आगे लिखो। कुछ वस्तुओं को मुरब्बे के रूप में रखा जाता है। कुछ वस्तुओं को कुछ वस्तुओं को मुरब्बे यानी मुरब्बा के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब हो गया विधि किस चीज का? भोजन के संरक्षण का। लिखो नेक्स्ट। दूध को दूध को पाश्चुरीकरण दूध को पाश्चुरीकरण के द्वारा संरक्षित किया जाता है। दूध को पाश्चुरीकरण के द्वारा संरक्षित किया जाता है। दूध को पाश्चुरीकरण के द्वारा संरक्षित किया जाता है। जिसमें जिसमें दूध को पहले 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 62.8 डिग्री पर गर्म किया जाता है। 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। ब्रैकेट में लिखना 30 मिनट तक। 30 मिनट तक। अथवा अथवा दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 71.7 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। ब्रैकेट में लिखना
30 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड, दोनों विधि है। अगर आधा घंटा गर्म करना है तो कितना टेम्परेचर पर? 62.8 डिग्री टेम्परेचर पर। और सिर्फ 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है तो कितना टेम्परेचर पर? 71.7 डिग्री सेल्सियस पर। समझ गए? और फिर इसे ठंडा करके, फिर उसे ठंडा करके थैलियों में पैक कर दिया जाता है। फिर उसे ठंडा करके थैलियों में पैक कर दिया जाता है। दूध संरक्षित करते हैं हम लोग कौन विधि द्वारा? याद होगा जूली? बस नाम बोलो, सही से बोलो। बुलाने का मतलब क्या है कि सही सेशन हो। किस विधि के द्वारा दूध का संरक्षण किया जाता है? पैकेट वाला दूध तो सब कोई मंगवाता है बाहर से। क्या विधि का नाम है जूली? पाश्चुरीकरण। एक पॉइंट, NOTE नोट्स। पाश्चुरीकरण विधि का पाश्चुरीकरण विधि की खोज का नहीं की। पाश्चुरीकरण विधि की खोज लुई पास्चर ने की थी। पाश्चुरीकरण विधि की खोज लुई पास्चर, पास्चर नाम था इसलिए पाश्चुरीकरण, लुई पास्चर ने की थी। क्या? अच्छा, खाना बनाते समय लोग देखते हैं, उनको इतना बार धो देता है कि उसका सब चीज खत्म हो जाता है। अगला पॉइंट को, भोजन पकाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन पकाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, चावल अथवा दाल को अधिक नहीं धोना चाहिए। चावल अथवा दाल को अधिक धोना चाहिए। दूसरा, सब्जियों को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। सब्जियों को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, बल्कि सब्जियों को काटने से पूर्व ही धो लेना चाहिए। बल्कि को काटने से पूर्व ही धो लेना चाहिए। सब्जियों को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, बल्कि सब्जियों को काटने से पूर्व ही धो लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखो, भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए। तथा पकाते समय भी क्या पकाते? भोजन। तथा भोजन पकाते समय भी इसे ढक कर पकाना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, भोजन पकाते समय उसमें ज्यादा पानी नहीं, भोजन पकाते समय उसमें ज्यादा नहीं डालना चाहिए। ठीक है?
नेक्स्ट लिखो संक्रामक तथा असंक्रामक कारक। संक्रामक तथा असंक्रामक कारक। लिखो किसी भी प्रकार के रोग, किसी भी प्रकार के रोग का एक, किसी भी प्रकार के रोग का होने का, ऐसे लिखो, किसी भी प्रकार के रोग के होने का एक कारण वर्ग होता है, एक कारण वर्ग होता है। वर्ग, यह वर्ग संक्रामक तथा असंक्रामक, यह वर्ग संक्रामक तथा असंक्रामक दो भागों में विभाजित है, दो भागों में विभाजित है। पहला संक्रामक और दूसरा असंक्रामक। लिखो संक्रामक वर्ग में, संक्रामक वर्ग में अधिकांशतः वे रोग आते हैं, संक्रामक वर्ग में अधिकांशतः वे रोग हैं जो सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं, जो सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। देखो संक्रामक रोग, संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अथवा एक जीव से दूसरे जीव में फैल जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अथवा एक जीव से दूसरे जीव में फैल जाता है। हो गया? देखो संक्रामक रोग, संक्रामक रोग तीन तरीके से, संक्रामक रोग तीन तरीके या कारणों, संक्रामक रोग तीन तरीके या कारणों से फैलता है, तीन तरीके या कारणों से फैलता है। एक टेबल बनाओ। तीन कॉलम इसमें बनाना है, टेबल में तीन कॉलम बनाना है। एक में लिखो जीवाणु जनित संक्रामक रोग, जीवाणु जनित संक्रामक रोग। दूसरा में लिखना है विषाणु जनित संक्रामक रोग, और तीसरा में प्रोटोजोआ जनित संक्रामक रोग, प्रोटोजोआ जनित
संक्रामक रोग। एक टेबल में 3 कॉलम रखना है, जीवाणु जनित संक्रामक रोग और प्रोटोजोआ जनित संक्रामक रोग। जीवाणु जनित संक्रामक रोग का नाम लिखो। जीवाणु जनित संक्रामक रोग जहां लिखे हैं उसके नीचे उसको काली खांसी। काली खांसी, जीवाणु जनित का नाम लिखो काली खांसी। दूसरा निमोनिया। इसी में दूसरा निमोनिया, जीवाणु जनित का ही सब रोग का नाम लिखा है। जीवाणु जनित वाला जो दूसरा लिखना है निमोनिया। तीसरा प्लेग, एग, तपेदिक, तपेदिक, तपेदिक कैसे, टिटनस, आंत्र ज्वर। या आंत्र ज्वर एक ही बात है। हैजा, हैजा, कोढ़, डिप्थीरिया, 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 डिप्थीरिया। नेक्स्ट लिखो विषाणु जनित रोग के नीचे, विषाणु जनित रोग के नीचे उसका नाम लिखो। 1 नंबर में पीलिया, जॉन्डिस। पीलिया, उसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम? जॉन्डिस। 2 नंबर चेचक, एड्स, एड्स। नेक्स्ट लिखो फ्लू, फ्लू। रेबीज, रेबीज बीमारी कैसे होती है? रेबीज बीमारी कैसे होता है? कुत्ता काटना। हाँ, बिल्कुल सही, रेबीज। डेंगू, डेंगू कैसे होता है? उसे लिखा है तो डेंगू का। छर। पोलियो, हाँ, पोलियो। खसरा, छोटी माता, जिसको छोटी माता पैकेट में लिख लेना चेचक। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जनित रोग, उसके नीचे लिखो प्रोटोजोआ जनित रोग के नीचे लिखो पेचिस, पेचिस। मलेरिया फैलता है। मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया क्या चीज के काटने से मलेरिया होता है? हम्म,
पायरिया, नेक्स्ट रोग है पायरिया, प्रोटोजोआ से होने वाला। पायरिया कहाँ होता है? पायरिया दांत में, मस्कुड़ा में। मस्कुड़ा से जो खून बहता है उसको क्या बोलते हैं? पायरिया। नीचे लिखो नोट करके, प्लेग चूहे से फैलता है। प्लेग, नोट करके लिखना है, प्लेग चूहे से फैलता है। प्लेग को ही प्लेग काली मौत कहा जाता है। प्लेग को ही काली मौत कहा जाता है। लिख लिए? कोई का नाम सुना है? क्या नाम सुनी हो तुम लोग? नहीं पता है क्या नाम? जब सिकंदर महान से सोचा था कि पूरे विश्व को जीतेंगे, और जब इंडिया घुसा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको कैसे रोका? ये प्लेग एक बहुत बड़ा कारण। एक पहाड़ पर विषैले चूहे सब थे। विष्णुगुप्त जो है, चाणक्य, उसके कहने पर उनको चंद्रगुप्त मौर्य मंगवा के सिकंदर महान के जो सेना है उसका रसोई घर में छोड़वा दिया। वो चूहा क्या किया? दूषित कर दिया उसके चावल वल दाल उल जो भी भोजन खाता था, और उसको खाने के बाद उसकी सेना के लोग मरने लगे। उसके बाद लोगों ने क्या अफवाह फैला दिया कि भगवान तुम्हारे बहुत कुपित हैं। धरती जो है हम लोग भारत, ये भगवानों का देश है, देवी देवताओं का देश है। यहाँ अगर कोई भी बुरी नजर डालता है तो उस पर भगवान क्रोधित हो जाते हैं और उसको सजा देते हैं। और जो खाना खाया वो लोग दूषित भोजन, उससे बहुत सारे सैनिक मर गए। तो बोला कि भगवान यहाँ पे गुस्सा हो गया, इसलिए तुम लोग मर रहे हो, भाग जाओ छोड़ करके। तो वो एक्चुअली में कुछ था नहीं, वो प्लेग रोग था। ये चूहा वहां के भोजन को दूषित कर दिया था, उसको खाने से सब सैनिक लोग मर गया। ठीक है, लेकिन वहां पे हल्ला करवा दिया क्या कि भगवान यहाँ पे नाराज हो गए हैं, तुम लोग वापस चले जाओ। ठीक है, तो प्लेग किस कारण से फैलता है? तो चूहों के द्वारा फैलता है। ठीक है, काली मौत किसको कहा जाता है? तो प्लेग को कहा जाता है। रेबीज जो बीमारी है, नीचे लिखो, रेबीज, रेबीज कुत्ते, बंदर आदि के काटने से होता है। रेबीज सिर्फ कुत्ता काटने से रेबीज नहीं होता है, बंदर भी काट लेगा तो रेबीज होगा। रेबीज कुत्ता, बंदर आदि के काटने से होता है। हो गया? नीचे लिखो, डेंगू और चिकनगुनिया, डेंगू और चिकनगुनिया एडिज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू और चिकनगुनिया एडिज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मादा एनाफ्लिज, मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। हो गया? देखो, पेचिस मक्खियों के द्वारा, पेचिस मक्खियों के द्वारा है। मक्खियों के द्वारा फैलता है।
नेक्स्ट लिखो हैजा। हैजा दूषित पानी के पीने, हैजा दूषित पानी के पीने अथवा दूषित भोजन करने से होता है। हैजा दूषित पानी पीने अथवा दूषित भोजन करने से होता है। नेक्स्ट लिखो पीलिया। पीलिया दूषित जल, पीलिया जल से फैलता है। पीलिया और नीचे लिखो पोलियो। दूषित जल फैलता है। पोलियो एवं भोजन दोनों से फैलता है। इसका क्या बोले? पोलियो का? पोलियो दूषित जल भोजन दोनों से फैलता है। नीचे लिखो पायरिया दांतों और मसूड़ों की बीमारी होती है। क्या दांतों और मसूड़ों की बीमारी होती है। हो गया। लिखो जीवाणु जनित रोगों, तो ये भैया क्या बोल रही है? बोल रहे हैं क्या, आप क्लास बंद कीजिए ना, काम है। हाँ? दुनिया भर का काम में रहता है। बस एक लाइन। आप बोलिए जल्दी। और ये तपेदिक क्या है? तपेदिक बीमारी है, उसका भी होता है इलाज। तो ये कौन जीवाणु चीज से जनित फैलती रोग तपेदिक। अच्छा अभी लिखा रहे हैं, लिखो पहले तो। अभी लिखो नहीं ये वाला, क्या बोले अभी? जीवाणु जनित रोगों जैसे काली खांसी और टिटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस की रोकथाम के लिए काली खांसी, डिप्थीरिया फिर से बोलिएगा। की रोकथाम जीवाणुओं जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस डीपीटी, डीपीटी, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डी से पूरा तो फिर से बोलिएगा। जीवाणु रोगों जैसे हाँ, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की रोकथाम के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। जबकि जबकि टीबी, टीबी बीमारी, जबकि टीबी की रोकथाम के लिए, टीबी की रोकथाम के लिए बी का लगाया जाता है। बीसीजी कहा जाता है। जाता है।
टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म लिखो, बैसिलस, BACI सी बेसिलस से होता है कैलमेट, हाँ, BACIUS। सी का होता है CALMETT, कैलमेट। और ग्यूरिन होता है GUER GUERIN, ग्यूरिन। प्लस कैलमेट ग्यूरिन, बीसीजी का फुल फॉर्म, ये भी पूछ सकता है। प्लस कैलमेट ग्यूरिन, हिंदी में इस बीमारी को क्या बोलते हैं? टीबी हो गया है। 9 महीना का आजकल कोर्स आता है, 90 दिन का, टेबलेट खाना पड़ेगा। अब कल करवाएंगे, ठीक है? किसी को कुछ छूटा, कुछ पूछना है तो जल्दी बोलो। क्लास इन कर रहे हैं, किसी का नहीं छूटा है?